Okay, guys, so welcome back to AS Business 9609 classes. हमारे पास कल की जो क्लास थी, कल की क्लास के अंदर वी स्टार्टेड विद द मार्केट सेगमेंटेशन. हमने मार्केट सेगमेंटेशन कंप्लीट किया था along with all of the methods and the factors. हमारे पास सारे फैक्टर्स सारे मैथड्स डिटेल डिस्कशन वाज देयर विद द एग्जांपल्स एंड ऑल. हमने सारी चीज़ें क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी. अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक. लेकिन कल की क्लास के अंदर आप लोगों को एक टारगेट दिया गया था कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस मार्केट सेगमेंटेशन यू हैव टू राइट डाउन द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस हमारे पास. तो आई होप कि यू गाइस आर डन विद दैट. मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं. अब देखो हमारे पास बेनिफिट क्या है. सबसे मेजर बेनिफिट ये था कि टारगेट मार्केटिंग. जैसे फॉर एग्जांपल आज ही मैं ओ लेवल्स के अंदर पास पेपर्स करवा रहा था, तो वहाँ पे हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ओ लेवल्स एज वेल. तो ओ लेवल्स मार्केटिंग का पार्ट है. तो हम वी वर डूइंग द पास पेपर्स इन द क्लास. तो वहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया कि एक पर्टिकुलर बिजनेस है जो कि बुक्स सेल करता है, और उन्होंने मार्केट रिसर्च कैरिड आउट की थी, और उस मार्केट रिसर्च से उनके पास दो डेटा आए थे और जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे थ्रू चार्ट्स. तो देयर वर टू चार्ट्स, चार्ट नंबर वन एंड चार्ट नंबर टू. चार्ट नंबर वन के अंदर इट वाज अ पाई चार्ट जिसके अंदर टोटल उनको पता चल गया था कि टारगेट ऑडियंस क्या है. 100% जो कस्टमर्स हैं उसमें से 20% एडल्ट हैं, 35% ओल्डर पीपल हैं, और हमारे पास कुछ 15% कुछ स्टूडेंट्स हैं, और कुछ रिमेनिंग 20-25% जो हैं वो हमारे पास चिल्ड्रन है. तो वहाँ पे उनको ये पता चल गया था कि दिस इज़ द टारगेट ऑडियंस जो कि उनकी बुक्स खरीद रही है. तो जब मुझे पता चल जाएगा कि दिस इज़ माय टारगेट ऑडियंस के स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर बाइंग माय पर्टिकुलर बुक्स. तो मेरी सबसे मेजर टारगेट ऑडियंस है अराउंड 40% की, वो है. तो अब मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू यूज़ पर्टिकुलर टारगेट मार्केटिंग मेथड्स को, प्रमोशंस को यूज़ करूँगा ताकि मैं उनकी डिमांड को, उनकी नीड को ज़्यादा तरीके से मीट कर सकूँ. आई एम गोइंग टू प्लेस द स्टॉल्स ऑन द बुक फेयर्स, एग्जीबिशंस जो स्कूल्स वगैरह में लग रहे होंगे, क्योंकि टारगेट ऑडियंस बड़ी मेरी वो है. मैं ऐसे पर्टिकुलर चैनल्स के अंदर और हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या ऐसे हमारे पास कोई पर्टिकुलर जो यूट्यूब लर्निंग वाले चैनल्स होते हैं, वहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करूँगा ताकि वहाँ पे टारगेट ऑडियंस तक मेरी रीच जा सके. इसी तरीके से दूसरी पर्टिकुलर जो चार्ट था उसके अंदर पता चल गया था कि उनके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ बुक्स थी. लाइक ई बुक्स भी थी, ऑडियो बुक्स भी थी, पेपर बैग्स भी थे, और हार्ड बैग्स भी थे. हार्ड कवर जो बुक्स होती हैं वो भी थी. तो हमारे पास वैरायटी ऑफ बुक्स थी उनके पास. तो वैरायटी ऑफ बुक्स का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उनको पता चल गया था कि सबसे ज़्यादा सेल्स किसकी हो रही है. सबसे ज़्यादा नंबर वन पे जो सेल्स हो रही थी वो पेपर बैग्स की हो रही थी. तो अब नाउ मार्केट रिसर्च के थ्रू आई कैन मेक अ डिसीजन कि अराउंड 50 मिलियन जो मार्केट के अंदर सेल्स हो रही हैं वो हो रही हैं पेपर बैग्स की. तो आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस, या प्रोडक्शन जो डिसीजन होगा वो यही होगा कि मुझे सबसे ज़्यादा पेपर बैग्स बनानी है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा मार्केट में क्या है, डिमांड है. सेकंड पे हार्ड कवर्स की है, फिर हमारे पास ऑडियो बुक्स की है, और इसके बाद ई बुक्स की है. सो दिस इज हाउ सीक्वेंशली आई एम गोइंग टू मेक अ प्रोडक्शन डिसीजन कि सबसे पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है, ये बनाना है. तो दिस इज हाउ मार्केट रिसर्च हेल्प्स यू, और सेगमेंटेशन आपको बता रही हूँ. इसके बाद आप डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो आपके यहाँ पे चांसेस ऑफ फेलियर मिनिमाइज हो जाते हैं, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है इफ़ यू आर ऑपरेटिंग इन टू डिफरेंट थ्री डिफरेंट सेगमेंट्स. लिमिटेशंस ये है कि टाइम लगता है. हर मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, सेगमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है. यू नीड टू मेक द चेंजेस इन द पैकेजिंग, यू नीड टू मेक द चेंजेस इन द प्रोडक्ट, प्राइसिंग के अंदर, प्रमोशनल मैथड्स के अंदर. सो इट कुड बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. तो ये जर्नल हमारे पास क्या है, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन है. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. हमारे पास आज की क्लास का हमारे पास जो टारगेट है वो ये है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी टू डिफरेंट अप्रोचेज हैं हमारे पास यहाँ पे. आज की क्लास का जो पार्ट है वो यही है हमारे पास. तो आज की क्लास के अंदर हमारे पास जो अप्रोच है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज, वन इज नोन एज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन वर्सेस मार्केट ओरिएंटेशन. नाउ व्हाट आर दीज? प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन है क्या? बेसिकली प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन, हमारे पास दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं ऑफ द बिजनेसेस.
कुछ बिजनेसेस होते हैं, दे आर प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड सम बिजनेसेस आर नोन एज मार्केट ओरिएंटेड। तो अब हमारे पास इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, और क्या हमारे पास होता है, व्हाट इज द रियल स्टोरी ऑफ बीइंग प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन, अलोंग विद द एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स कि कौन से बिजनेसेस प्रोडक्ट ओरिएंटेड हैं, कौन से बिजनेसेस मार्केट ओरिएंटेड हैं। तो अब जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, इनका जो दूसरा नाम है हमारे पास वो क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेशन आर ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेसेस। मार्केट ओरिएंटेशन जो बिजनेसेस अप्रोच यूज करते हैं, दे आर नोन एज मार्केट ड्रिवन, और दे आर ऑल्सो नोन एज कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेसेस। अब यहाँ पे सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मार्केट ओरिएंटेशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है क्या? प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के अंदर जो बिजनेसेस हैं, जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं, उनका यहाँ पे बिलीफ सिस्टम है, एंड दे बिलीव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली attracts the customer। तो सर इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो मार्केट ओरिएंटेड या जो कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, दे डू नॉट डेवलप द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स? नो, दिस इज नॉट द केस। ये केस नहीं है हमारे पास। समझना यहाँ पे ये कि इनका बिलीफ सिस्टम ये है कि हम यहाँ पे इनोवेशन लेकर आएंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर। वी आर गोइंग टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इनोवेटिव आइडियाज, सो ऑटोमेटिकली द कस्टमर इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड एंड वी आर गोइंग टू मेक द सेल्स। तो इनका जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि हम यहाँ पे प्रायोरिटाइज करेंगे किसको? वी आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज आर प्रोडक्ट एट द फर्स्ट प्लेस। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग करेंगे। अब सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग है क्या बेसिकली? देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग इज वन ऑफ द थिंग, इज वन ऑफ द एरिया। बिजनेसेस हमारे पास पाकिस्तान के अंदर तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इन पाकिस्तान स्पेंड्स अ लॉट। ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज डू स्पेंड अ लॉट ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू डेवलप द न्यू मेडिसिन्स टू क्योर द डिजीजेज जिनका अभी भी इलाज नहीं है। वन ऑफ द डिजीज इज नोन एज कैंसर। तो कैंसर का अभी तक हमारे पास, हाँ आई नो कि रशिया चाइना के अंदर हमारे पास कोई ट्रीटमेंट आया है जो अंडर $10 हमारे पास इस पर्टिकुलर डिजीज को रेक्टिफाई कर देता है, लेकिन इट्स अंडर प्रोसेस। तो ये क्या है, कंटिन्यूस हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, एंड दे आर कमिंग अप विद द न्यू इनोवेटिव आइडियाज इन ऑल, जिसकी स्पेंडिंग जो है हमारे पास वो बिजनेसेस करते हैं। डू यू बिलीव अमेजॉन? हमारे पास एनुअली $44 बिलियन, अमेजॉन जो है हमारे पास, यूएस की जो कंपनी है जेफ बेजोस, द कंपनी स्पेंड्स $44 बिलियन पर एनम ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो इट्स नोन एज 1/7 ऑफ जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, जीडीपीज ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की 1/7 जीडीपी का पार्ट है ये। तो वो कंपनी इट्स सेल्फ स्पेंड कर रही है ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होगा हमारे पास? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ये होगा कि वी आर गोइंग टू कम अप विद द न्यू इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज, एंड एट द फर्स्ट प्लेस वी आर गोइंग टू डेवलप द प्रोडक्ट। एंड वी हैव द बिलीफ सिस्टम कि अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा तो ऑटोमेटिकली द कस्टमर इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट एंड वी आर गोइंग टू मेक द सेल्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारी यहाँ पे जो प्रायोरिटी होती है वो प्रोडक्ट होती है। तो हमें इतनी ज़्यादा मार्केट रिसर्च या कस्टमर की चॉइसेस को, प्रेफरेंसेस को, इसको कंसिडर नहीं करना। हम यहाँ पे बिलीव रखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी, इट्स इनोवेटिव, इट्स क्रिएटिव, इट इज़ न्यू इन द मार्केट, सो द कस्टमर इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड। लेकिन इसके अंदर जो रिस्क वाला एलिमेंट है वो एज कंपेयर टू मार्केट ओरिएंटेड थोड़ा सा ज़्यादा है। मार्केट ओरिएंटेड के कंपैरिजन के अंदर इसके अंदर रिस्क वाला जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा हाई है हमारे पास, कि चांसेस ऑफ फेलियर हो सकते हैं। लेकिन अगेन, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस कौन से बिजनेसेस होते हैं? ये वो सारे बिजनेसेस होते हैं दोज हु हैव द हाई ब्रांड लॉयल्टी एंड दे हैव द हायर ब्रांड इमेज इन द मार्केट। तो बहुत ज़्यादा कस्टमर लॉयल हैं,
they are well known, they are well reputed in the market, they have a good brand image in the market. So one of the example is known as Apple. तो एप्पल इतनी ज़्यादा प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट और इस पर खर्चा नहीं करता. एप्पल डेवलप्स अ न्यू प्रोडक्ट एनुअली. वो नए आई मैक्स इंट्रोड्यूस करता है. आईफोन इज़ नोन एज वन ऑफ द स्टार प्रोडक्ट ऑफ एप्पल. वो वहाँ पे डेवलप कर रहा होता है और अपने एक इवेंट के थ्रू दे लॉन्च द प्रोडक्ट. दे डू नॉट एडवर्टाइज, दे डू नॉट डू द कमर्शियल्स, दे डू नॉट डू द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट. बस एक लॉन्च इवेंट करता है और प्रोडक्ट को सेल करता है. So Apple has a high brand loyalty and image in the market. That's why Apple is product oriented. So Apple has a belief system कि we are going to develop the new innovative creative products, high processing machines बनाएंगे. We are going to make the compatibility compatible होगा, प्राइवेसी होगी. मतलब उनके फीचर्स और प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ सिस्टम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मार्केट रिसर्च एंड द चॉइसेस एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर ऑन द एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन. So this is known as a product orientation or product oriented approach. अब जो मार्केट ओरिएंटेशन है ना, हमारे पास जो कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेसेस है, नाम से समझ में आ रहा है कि द प्रोडक्ट इज कस्टमर ओरिएंटेड. अब ये जो कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, इनका यहाँ पे जो बिलीफ है और जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि दे प्रायोरिटाइज द कस्टमर नीड्स, requirements, for which they spend a lot on the market research in order to identify कि what is the need, what is the behavior, what is the spending pattern. मतलब कस्टमर फोकस स्ट्रैटेजी है कि कस्टमर को हम यहाँ पे सेंट्रल आइडिया बना देते हैं और कस्टमर की नीड को सेंट्रल आइडिया बना देते हैं व्हेन वी आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट. तो ये है मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच. अब मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर क्या होगा कि जो बिजनेसेस हैं दे आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द मार्केट रिसर्च. जब मार्केट रिसर्च पे खर्चा करेंगे तो पता चल जाएगा कस्टमर की डिमांड ये है, कस्टमर की नीड ये है, कस्टमर का पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ये है, एंड देन वी आर गोइंग टू डेवलप द प्रोडक्ट. तो इससे यहाँ पे फायदा ये हो जाता है कि इसके अंदर जो रिस्क का एलिमेंट है वो एज कंपेयर टू प्रोडक्ट ओरिएंटेड कम है. देखो प्रोडक्ट तो कभी भी फेल हो सकता है, लेकिन मार्केट ओरिएंटेड के अंदर जो रिस्क के चांसेस है वो हमारे पास कम है बिकॉज वी आर मीटिंग द लोकल नीड्स ऑफ द पीपल. The product is according to the customer because the customer is the priority, the needs and the requirement of the customer is the priority. तो रिस्क का एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, कम होगा. तो हमारे पास जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे पास कोका कोला की. एंड देयर इज अ क्वेश्चन नाउ, द क्वेश्चन अराइजेस कि बच्चे पूछते हैं कि सर आपने कोका कोला का नाम लिया तो क्या कोका कोला हाई क्वालिटी नहीं है? भाई हाई क्वालिटी है, लेकिन आप देखें कि कोका कोला करता क्या है कि कोका कोला एडवर्टाइजमेंट और जब वो यहाँ पे अपनी प्रमोशन कैंपेन्स को रन कर रहा होता है या फिर वो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के अंदर और उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर तो नहीं लेकिन उसकी जो पैकेजिंग है उसके अंदर वो चेंजेस लेकर आता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप होने वाला है. तो पाकिस्तान की जो टीम है इट इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट, ठीक है, हमारे पास जो कि वर्ल्ड कप के अंदर करेगी. चैंपियंस ट्रॉफी है, पीएसएल है, या लोकल हमारे पास इवेंट्स हैं, ईद है, या फिर फॉर एग्जांपल रमज़ान है, या फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडिपेंडेंस डे है, रेजोल्यूशन डे है. तो 14 अगस्त, 23 मार्च, तो दे आर गोइंग टू मेक द चेंजेस इन द पैकेजिंग. ग्रीन कलर के थीम को इंट्रोड्यूस कर देंगे अपनी पैकेजिंग के अंदर. प्लस हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे वो लोकल होगी, लोकल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट होगी. फिर हमारे पास अगर कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इवेंट है तो उसके रिलेटेड दे आर गोइंग टू मेक द कमर्शियल्स एडवर्टाइजमेंट. तो क्या कस्टमर फोकस्ड है कि अभी कस्टमर का जो ध्यान है वो टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप है. तो कस्टमर की ये हमारे पास इंट्रोडक्शन करेंगे. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप द लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर. अच्छा, अब यहाँ पे देयर इज अ डिस्कशन कि सर मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच क्या ये अप्रोच हो सकती है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो कि इनिशियली व्हेन द बिजनेस इज न्यू तो बिजनेसेस मार्केट ओरिएंटेड चले और कस्टमर फोकस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करे सो दैट द बिजनेस कैन डेवलप द लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर. यस, this can be one of the strategy to develop the loyalty of the customer. Okay, we are customer focused initially because we want to develop the loyalty of the customer.
तो इसके लिए कभी कभार कुछ बिजनेसेस मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन इफ यू आर वेल नोन, यू आर renowned, you have a good reputation or the brand image and loyalty is already developed, तो you can go product oriented. अब एप्पल कुछ भी, हमारे पास एप्पल के देखें कि अगर पूरे पोर्टफोलियो एनालिसिस, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि फेल हुए? नहीं, आईपैड्स हैं, आईफोन्स हैं, आई मैक्स हैं, मैकबुक्स हैं, एयरपॉड्स हैं, एप्पल वॉच है, हमारे पास मल्टीपल, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सक्सेस रेट ज़्यादा है। सो दैट्स वाई दे आर प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, लेकिन अगर चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा है एंड ऑल एंड द अमाउंट ऑफ कंपटीशन इज वेरी टफ, तो सर कोका कोला क्या छोटा मोटा बिजनेस? नो, लेकिन कोका कोला इज फेसिंग द बॉटल नेक कॉम्पिटिशन विद पेप्सी। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू रिमेन competitive, market oriented or customer focused strategy can be a tool to compete with the bottleneck competitors, to face the potential rivals. दिस कैन बी द अप्रोच। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है? वो अप्रोच होती है जिसके अंदर द बिजनेस बिलीव्स or the business prioritize the product. They develop the innovative creative products, new products, by doing the research and development to generate ideas. Research and development is a particular process of generating ideas to develop the product, new innovative products, जिसके अंदर रिस्क का एलिमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगेन वो बिजनेसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्रांड इमेज मार्केट में रखते हैं, दे हैव द ब्रांड लॉयल्टी, फॉर एग्जाम्पल एप्पल। On the other hand, market oriented is known as customer driven businesses, or it is known as a customer focused strategy, जिसके अंदर they prioritize the need requirement of the customer, they mold according to the customer need, they do spend on the market research to identify the target market needs, specific needs of the customer requirements। इसके अंदर रिस्क कम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला। इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट मार्केट्स की बात है। यहाँ पे वन इज नोन एज द मैस मार्केट एंड द अदर वन इज नोन एज नीश मार्केट। अब नाउ देयर आर टू थिंग्स, एक है हमारे पास मैस मार्केट और एक है हमारे पास नीश मार्केट। तो सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि सर मैस मार्केट और नीश मार्केट है क्या हमारे पास। और हमारे पास ऐसा होता भी है कि मैथ्स से बिजनेसेस नीश पे और नीश से बिजनेसेस मैथ्स की तरफ भी आते हैं। बात का डिस्कशन है, सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथ्स एंड द नीश मार्केट, ये है क्या ये। देखो, मैथ्स मार्केट हमारे पास, मैथ्स का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि इट ऑलवेज रेफर्स टू द लार्ज स्केल। मैस मार्केट है, इसका मतलब लार्ज स्केल है। तो जब लार्ज स्केल मार्केट है हमारे पास, तो यहाँ पे जो बिजनेसेस होंगे वो इन्वॉल्व होंगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट्स अ बिगर सेगमेंट ऑफ द मार्केट और द पॉपुलेशन। और यहाँ पे अब एक चीज को फर्दर इसको कैरी ऑन करने से पहले, बच्चा यहाँ पे पता है क्या समझता है? यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन डेवलप हुआ है अबाउट द मैस मार्केट एंड नीश मार्केट, एंड यू आर गोइंग टू एग्री विथ मी कि बच्चा यहाँ पे समझता है कि सर मैस मार्केट का मतलब है गरीबों का प्रोडक्ट, चीपर प्राइसेस, चीपर प्रोडक्ट्स, मैस। और नीश मार्केट का मतलब है दैट द प्रोडक्ट इज लग्जरियस, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। इट इज नोन एज वन ऑफ द एलिमेंट एंड इट इज कंसिडर्ड दैट दिस इज द मैस एंड नीश, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली कॉन्सेप्ट अबाउट द मैस एंड नीश मार्केट। यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और समझाना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैस मार्केट है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डेली एसेंशियल्स हमारे पास आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द ब्रेड एंड बटर, तो ये जो ब्रेड एंड बटर है इट इज़ अ डेली एसेंशियल गुड, डेली इकोनॉमिक नीड एंड इट्स अ नीड ऑफ एवरी हाउस होल्ड। तो प्रोडक्ट इज वाइडली अवेलेबल, वाइडली कंज्यूम एंड इट इज प्रोड्यूस एट द लार्ज स्केल बिकॉज इट इज वाइडली कंज्यूम एंड इट इज वाइडली अवेलेबल। तो अब ये जो ब्रेड एंड बटर है वो गरीब के घर में भी, अमीर के घर पे भी है हमारे पास, बिकॉज इट इज वाइडली कंज्यूम एंड इट इज वाइडली अवेलेबल एंड इट्स अ नीड ऑफ एवरी हाउस होल्ड। तो मैस मार्केट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो सारे प्रोडक्ट जो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बिकॉज दे आर वाइडली अवेलेबल एंड दे आर वाइडली कंज्यूम्ड। So in order to satisfy the demand of the market, we need to produce it at the large scale.
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं पेन्स की बात करूँ, मतलब अभी आप लेक्चर ले रहे हैं, या फॉर एग्जांपल इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तो यू आर गोइंग टू मेक सम लेक्चर्स एंड यू वुड बी राइटिंग समथिंग ना। तो आपके पास जो भी पर्टिकुलर बॉल पॉइंट होगी, या जो भी पर्टिकुलर आपके पास पॉइंटर है दैट यू आर यूजिंग, तो उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है कि लोकली पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है डॉलर की, एक कंपनी है पिकासो की, जो बॉल पॉइंट्स वगैरह बनाती। अब ये क्या है हमारे पास कि डॉलर पिकासो के जो बॉल पॉइंट्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द मैस मार्केट। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द टोयोटा, तो टोयोटा बिलोंग्स टू द मैस मार्केट। वाइडली हमारे पास दुनिया के अंदर कितने मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे ऑफ टोयोटा के, सो द मार्केट इज मैस। तो ये जो नॉर्मल गाड़ियों की और नॉर्मल जो हमारे पास बॉल पॉइंट्स हैं और जो पॉइंटर्स हैं और जो नॉर्मल गाड़ियां हैं, उसकी जो मार्केट है वो मैस मार्केट है। अब इसके अंदर आपके पास होता क्या है कि यहाँ पे प्राइसेस आपकी चीपर होती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि लोअर प्राइसेस होती हैं। लोअर प्राइसेस इसकी वजह से हैं क्योंकि मार्केट साइज बहुत बड़ा है, तो नंबर ऑफ कंपैटिटर्स और प्रोड्यूसर्स हैं जो कि मार्केट के अंदर है। सो द प्राइसेस आर रिलेटिवली लो बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ कंपटीशन, बिकॉज द मार्केट साइज इज बिगर। तो इसकी वजह से हमारे पास लोअर प्राइसेस हैं और इजी ऑल्टरनेटिव्स हैं। पिकासो का पेन नहीं मिला तो डॉलर का पेन ले लिया आपने। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर टोयोटा नहीं तो होंडा है आपके पास, सुजुकी है, वी हैव हुंडई, वी हैव किया। तो कंपटीशन हमारे पास ज़्यादा है, इसकी वजह से प्राइसेस क्या है, लो। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो कि ये जो हमारे पास स्पोर्ट्स क्लोथिंग है, क्या स्पोर्ट्स क्लोथिंग हमारे पास किसका पार्ट है, मैस मार्केट का, नीश मार्केट का? मैं आपसे सवाल पूछूंगा 2 मिनट के बाद, जब ये लेक्चर आगे कंटिन्यू होगा, आप लोग मुझे जवाब दिएगा। नीश मार्केट क्या है हमारे पास? नीश मार्केट वो पर्टिकुलर मार्केट है जो कि स्मॉलर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा होता है। अब जो स्मॉलर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन है जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है हमारे पास, वो बिलोंग करता है नीश को। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं यही बॉल पॉइंट्स की और पॉइंटर की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं मॉन्ट ब्लैंक के बॉल पॉइंट की, या फिर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टोयोटा अगर मैं यहाँ पे रोल्स रॉयस की बात करूं, तो ये जो नॉर्मल फ्यूल कार्स हैं हमारे पास, दे बिलोंग टू द मैस मार्केट। लेकिन ये जो हाइपर कार्स हैं हमारे पास, ये जो लग्जरी कार्स हैं हमारे पास, ये रोल्स रॉयस वगैरह, बेंटले वगैरह, ये कौन सी मार्केट है, नीश मार्केट है। क्योंकि स्मॉलर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन है जो कि इन प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा होता है, लिमिटेड मार्केट है हमारे पास। स्मॉलर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन है, प्रोडक्ट इतना ज़्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं है, और इतने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स नहीं है। तो ऑटोमेटिकली द प्रोडक्ट बिकम्स अ नीश मार्केट। तो नॉर्मल जो गाड़ियां हैं ना हमारे पास, नॉर्मल जो गाड़ियां हैं हमारे पास, टोयोटा, हुंडई, किया, सुजुकी, होंडा, ये सारी हमारे पास है मैस मार्केट का पार्ट। और ये जो हमारे पास हाइपर कार्स हैं, स्पोर्ट्स कार्स हैं हमारे पास, दे बिलोंग टू द नीश मार्केट हमारे पास। तो इसकी वजह से हमारे पास ये प्रोडक्ट यूजुअली लग्जरियस होते हैं, और ये प्रोडक्ट हमारे पास एक्सपेंसिव है। व्हाई द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव? बिकॉज नंबर वन, एक तो प्रोडक्ट लग्जरियस है, इट्स अ कॉन्सेप्ट नीश का। दूसरा, हमारे पास प्रोडक्ट एक्सपेंसिव इसकी वजह से क्योंकि प्रोडक्ट इतना ज़्यादा हमारे पास वाइडली अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड प्रोड्यूसर्स हैं, लिमिटेड मार्केट है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म कैन बी द थिंग जिसकी वजह से प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट लग्जरियस होने की वजह से, एक रेयर हमारे पास मार्केट सेगमेंट है, इसकी वजह से हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव और द प्रोडक्ट इज ऑफ हाई प्राइस पे। अब यहाँ पे, अब मेरी बात सुनिएगा, स्पोर्ट्स क्लोथिंग की हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखो स्पोर्ट्स क्लोथिंग पाकिस्तान के अंदर देखो, अब स्पोर्ट्स क्लोथिंग के अंदर क्या है हमारे पास? स्पोर्ट्स हमारे पास एक्टिव वेयर आ सकता है, ड्राई फिट टी शर्ट्स आ सकती हैं, ड्राई फिट ट्राउजर्स आ सकते हैं हमारे पास, फुटवेयर आ सकता है, स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह। अभी जो स्पोर्ट्स क्लोथिंग, स्पोर्ट्स फुटवेयर की जो मार्केट है वो मैस है या नीश है? आई नीड अ रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, मैस है या नीश है? नीश। नीश। मैस है। ठीक है, कुछ कह रहे हैं नीश है, कुछ कह रहे हैं मैस है। मैस क्यों नहीं है? What can be the reason why it's not mass?
और अगर मैं कहूँ कि स्पोर्ट्स क्लोथिंग की मार्केट मैस है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं और मल्टीपल यूजर्स हैं, स्विमर्स हैं, trainers हैं, marathon runners हैं, some people are in, for example, in cricket, some are in football. तो मार्केट इज मैस, लेकिन जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की क्लोथिंग है वो नीश है। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की क्लोथिंग नीश क्यों है हमारे पास? क्योंकि बहुत रेयर ऑडियंस है जो कि प्रोडक्ट को खरीद रही होती है, क्योंकि जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर ह्यूमन लाइफ इज एट रिस्क। सो वेरी लिमिटेड, हमारे पास कुछ पॉइंट परसेंटेज लोग होंगे जो कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के अंदर होंगे। तो उसकी क्लोथिंग हमारे पास क्या हो गई, नीश हो गई। दैट इज अ केस। तो अब यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लोथिंग की मार्केट आप देखो ना, हमारे पास कराची के, पाकिस्तान के अंदर देखें, जिम आर्मर है हमारे पास, आयरन गियर फिटनेस है, एले है। ये कुछ पर्टिकुलर हमारे पास ब्रांड्स हैं, दे आर डूइंग गुड, द प्रोडक्ट इज ऑफ हाई क्वालिटी, दे आर प्रमोटिंग इट इफेक्टिवली बिकॉज द टारगेट ऑडियंस इज ग्रोइंग, मैस मार्केट है। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की क्लोथिंग, इसी तरीके से वॉचेस देख लो, नॉर्मल जो वॉचेस होती हैं हमारे पास, कैजुअल वॉचेस होती हैं, ये हमारे पास टिसॉट है, हमारे पास ये कैसियो, सिटीजन और हमारे पास फॉसिल, ये जो ब्रांड्स हैं, ये नॉर्मल वॉचेस की मार्केट मैस है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द स्पोर्ट्स वॉचेस, गार्मिन इज नोन एज वन ऑफ द ब्रांड जो कि स्पोर्ट्स वॉचेस बना रहा होता है फॉर द मैराथन रनर्स एंड ऑल ट्रेनर्स। तो स्पोर्ट्स वॉचेस की मार्केट नीश है हमारे पास, कि बहुत लिमिटेड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन है, दे आर बाइंग दी स्पोर्ट्स वॉचेस। बाकी यूजुअली नॉर्मली हमारे पास लोग जो है वो कैजुअल वॉचेस बाय कर रहे होते हैं। सो मार्केट बिकम्स नीच फॉर द स्पोर्ट्स वॉचेस। दैट्स अ केस, दिस इज हाउ इट इज। Now we are heading towards a topic, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज नोन एज CRM। आपने एक टॉपिक पढ़ा था मेरे साथ, SCM, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑपरेशंस के अंदर। नाउ वी आर लर्निंग अ टॉपिक दैट इज नोन एज CRM। CRM का फुल फॉर्म क्या है? CRM इज नोन एज कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। और अगर देखा जाए तो इट्स अ कंक्लूजन ऑफ द होल मार्केटिंग ना, पूरी जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है उसका निचोड़ है, उसका हमारे पास कंक्लूजन है। अब ये CRM का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, देखो। CRM is to develop the customer loyalty or brand loyalty in order to get the repeat purchase or the fixed customer base. This is the concept. CRM, customer relationship management। बेसिकली CRM जो है ना, कस्टमर रिलेशनशिप, हम कस्टमर के साथ एक पर्टिकुलर रिश्ता कायम कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे मार्केटिंग हो रही है हमारे पास। दैट मीन्स कि अगर हम नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने जाते हैं ना, तो बहुत पैसे हैं, हमें एड्स रन करनी पड़ेंगी। नए कस्टमर्स को लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस, कि अगर हम ये करें कि हमारी कुछ, देखो, अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स, गेटिंग न्यू कस्टमर्स और ग्रोइंग द कस्टमर बेस इज द ऑब्जेक्टिव। दिस इज हाउ योर बिजनेस एक्सपैंड्स एंड दिस इज हाउ द बिजनेस ग्रोस। आपको सेल्स बढ़ानी है तो ये तो करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पे देखो ना, लूप, हमारे पास जो जुनेजो का गेम है हमारे पास, ज़रा उसको समझते हैं, ज़रा उसको ब्रेक डाउन करते हैं। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, सब कुछ है। तो ये जो लूप का मॉडल है, इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने जो ब्रांड स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, वो हमारे पास इरफान जुनेजो को एज अ पर्टिकुलर क्राउड पुलर यहाँ पे यूज़ किया ना, ब्रांड इमेज। अच्छा अब देखो, इरफान जुनेजो सेलिब्रिटी है, ठीक है, आई डू एग्री विद दिस। यूट्यूबर है, काम बहुत डिस्टिंग्विश है, सम ऑफ द यूट्यूबर्स पर्सनली जिसको मैं लाइक करता हूँ, इरफान जुनेजो इज़ वन ऑफ देम। काम बहुत अच्छा है। तो एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो चुका है। रिसेंटली मैं फिटलेक्ट और दो तीन पर्टिकुलर पॉडकास्टर्स को रिसेंटली इन अ मंथ और टू सुना, जब से लूप हमारे पास लॉन्च हुआ सब। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई कि पीपल यूजली प्रेजेस हिम फॉर हिज वर्क। अगर देखा जाए हमारे पास तो कोई एज सच बहुत ज़्यादा कोई गुड लुकिंग या हैंडसम आदमी नहीं है हमारे पास। कपड़े बहुत अच्छे पहनता है, ट्रेंड्स के हिसाब से चलता है, सब कुछ है।
लेकिन काम सबसे ऊपर, खुद कहता है ना, काम से ऊपर, काम ऊपर। तो ये जो काम वाला उसने बेंचमार्क सेट किया ना एक पर्टिकुलर, अब ये मेरी एनालिसिस है, कि लोगों को एक बिलीफ सिस्टम सेट हो गया कि व्हेन इट कम्स टू हिज वीडियोस, तो वीडियोस आर ऑफ हाई क्वालिटी, काम बहुत ऊपर है। तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो भी अच्छा होगा। दिस वॉज द बिलीफ सिस्टम दैट ही एक्चुअली imposed। एक पर्टिकुलर उसने यहाँ पे अपनी पोजीशन इन द मार्केट और द व्यूअर्स और द टारगेट ऑडियंस डेवलप कर दी, जिसको उसने पोस्ट किया इन इस प्रोडक्ट लूप ब्रांड के अंदर। अब यहाँ पे इरफान जुनेजो की पीआर है, ठीक है। इरफान जुनेजो हैज़ अ फैन फॉलोइंग, फैन बेस, सब कुछ है। लेकिन स्टिल एक टाइम तक पीआर पे और फैंस आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, यू नीड न्यू कस्टमर्स। आई डू एग्री, लेकिन उनको अट्रैक्ट करने के लिए पहले एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस भी तो होनी चाहिए, कि आपके पास पहले एक कस्टमर हो, कुछ कस्टमर होंगे तो वो दूसरे कस्टमर को लेकर आएंगे। तो सीआरएम इज ऑलवेज अप्लाइड व्हेन यू हैव सम पर्टिकुलर कस्टमर बेस ऑलरेडी डेवलप्ड। तो आपका बिजनेस चलता हुआ होगा तब आप जाके कस्टमर रिलेशनशिप, अगर कस्टमर ही नहीं होंगे तो रिश्ता किससे करोगे? फिर एंड में कहोगे मैं हूं, मेरे साथ भी मैं हूं। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले यू नीड टू हैव सम कस्टमर्स, जिसको फिर आप यहाँ पे अपना लॉयल बनाओगे, ताकि रिपीट परचेज हो और कुछ कस्टमर बेस आपकी क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। दैट इज अ गेम। तो अब से कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर हम कर क्या सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स दैट कैन बी यूज इन ऑर्डर टू डेवलप द कस्टमर बेस? वन ऑफ द बिजनेस आई रिसेंटली स्टार्टेड, उसके अंदर सबसे पहले मैंने वहाँ पे जो हमारे पास लड़का काम करता है आउटलेट पे, मैंने फुरकान को कहा कि जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं, सबसे पहले उनका वहाँ पे आप क्या करो, कॉन्टैक्ट लो। तो जब आप एक कॉन्टैक्ट ले लोगे, कॉन्टैक्ट नंबर, उनका व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे हमेशा उनको क्या करो, नोटिफाई देम अबाउट न्यू अराइवल्स, ऑफर्स एंड ऑल। तो ये क्या है कि आप जब उनको नोटिफाई करते रहोगे तो यू आर गोइंग टू मेंटेन अ कॉन्टैक्ट विद देम। ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट आपके पास आ सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, कि आपके जो कस्टमर्स आए उन्होंने आपको अपना नंबर शेयर करा, और जब नंबर शेयर करा तो उन्होंने यहाँ पे आपके पास जो है, आपके पास उनका डेटा आ गया। तो यू कैन नोटिफाई देम, उनको अपनी अपडेट्स और अपनी पर्टिकुलर न्यू अराइवल्स के बारे में, न्यू कलेक्शन के बारे में, नए ऑफर्स के बारे में जब आप उनको बताओगे, तो यू आर गोइंग टू मेंटेन अ कॉन्टैक्ट। और हो सकता है कि वो नए अराइवल्स का सुन के आपके पास आ भी जाएं, और आप अगर आपके पास आ गए तो ये वाला गेम आपके पास हो गया, रिपीट परचेज वाला कॉन्सेप्ट आपका अचीव हो गया। नंबर टू आपके पास आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल्स सर्विस इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। आफ्टर सेल्स सर्विसेज यूजुअली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो, आप कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो आफ्टर सेल्स सर्विस होती है। आफ्टर सेल्स सर्विस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बाइक या गाड़ी खरीदी है, तो उसके बाद भी आपके पास वारंटीज जब आप क्लेम करते हो, 6 मंथ्स, 1 ईयर वारंटी। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक कार्स आ रहे हैं उसकी 5 ईयर की इलेक्ट्रिक बैटरी की वारंटी, ये सारी जो वारंटी क्लेम करते हो, तो कस्टमर जब आपके पास आते हैं तो उनके आप क्लेम्स को एक्सेप्ट कर रहे हो। नंबर टू, अगर आपके पास कस्टमर है तो आफ्टर सेल सर्विस के 1000 किलोमीटर के बाद, 5000 किलोमीटर के बाद आप फ्री ट्विनिंग, फ्री ऑयल चेंज या सर्विस, इंटर क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करें। दैट कैन बी द मैथड टू डेवलप द रिलेशनशिप विद द कस्टमर, टू गेट इंटैक्ट विद द कस्टमर। इसी तरीके से आपके पास नंबर थ्री, टारगेट मार्केटिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब टारगेट मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट का मतलब पता है क्या हुआ? आपके पास ये मतलब हुआ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो कस्टमर है उसकी चॉइसेस क्या है, उसकी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर हमारे पास ये लोकल बिजनेसेस करते हैं, दे मेक अ कॉल। ठीक है, मैं जा रहा था, मेरे दोस्त के पास एक बंदे की कॉल आती है, यार तेरे तेरी मतलब की चीज आई हुई है, तू जल्दी से आ मेरे पास ना। तो दैट इज अ केस, कि आपको पता होना चाहिए कि व्हेन द कस्टमर विजिट्स, और रेगुलर आपके कस्टमर्स हैं, रिपीट आपके पास आ रहे हैं,
तो यू मस्ट हैव द नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग कि इनके टेस्ट कैसा है, इनकी चॉइसेस क्या है, तो आप उनको वही प्रोडक्ट दिखाएं। तो इससे क्या होगा, यू आर गोइंग टू डेवलप द रिलेशनशिप कि हाँ कस्टमर सोचेगा कि हाँ यार ये मुझे समझता है, इसको पता है कि मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है या मुझे क्या चीज़ चाहिए, वो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट दिखाता है। So this is how you are going to develop the relationship with the customer. तो whenever he is in need of a thing, तो he is going to contact you, वो आपके पास ही आएगा क्योंकि आप उसकी नीड को अंडरस्टैंड करते हैं, डिमांड को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर इसी तरीके से आपके पास सोशल मीडिया कैन बी द टूल। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, लेकिन अगेन यू नीड टू नो द टारगेट ऑडियंस। तो अगर आप सीआरएम की बात कर रहे हैं तो मार्केट रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर मार्केट रिसर्च आपने कर लिया और आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, तो फिर आप सोशल मीडिया पे उसके हिसाब से टारगेट मार्केटिंग, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो टू मीट द टारगेट ऑडियंस इफेक्टिवली, टू मीट द नीड्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस इफेक्टिवली। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप द रिलेशनशिप। और इससे फिर फायदा क्या होगा, जब कस्टमर आपके लॉयल बन जाएंगे, सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रो योर कस्टमर बेस। क्योंकि लॉयल कस्टमर्स आर गोइंग टू यूज वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, कि एक के साथ दूसरा बंदा भी आएगा बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, या आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। अगर कोई आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट पहन के किसी इवेंट में जाता है तो दो चार लोग अगर पूछ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट्स में ऐसा होता है केटरिंग के अंदर कि खाना बहुत अच्छा है किसी दावत के अंदर, तो पीपल आर गोइंग टू आस्क फॉर द केटरर कि यार कौन है, किसने बनाया है, किससे केटरिंग करवाई है। तो वहाँ पे अब हमने वहाँ पे जो पर्टिकुलर जिसने इवेंट है या जो होस्ट है उसने वहाँ पे बताया कि ये पर्टिकुलर है। तो आपका वो जो कस्टमर है जिसने इवेंट कंडक्ट करवाया आपसे, जिसने आपका खाना रखवाया, उसी के थ्रू आपकी क्या कस्टमर बेस ग्रो कर रही है। तो प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए आपके पास। सोशल मीडिया के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टारगेट मार्केटिंग कर रहे हैं, यू आर कीप अपडेटिंग द कस्टमर्स, बट स्टिल प्रोडक्ट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। तो सीआरएम अगर लॉयल्टी डेवलप करनी है तो कस्टमर को हमें यहाँ पे खुश भी करना होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इज नॉट इफेक्टिव एंड द प्रोडक्ट इज ऑफ नॉट ऑफ हाई क्वालिटी, सो हाउ दे आर गोइंग टू बिकम लॉयल। तो आपकी पे सीआरएम क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इज इट क्लियर गाइस? तो दिस इज ऑल अबाउट सीआरएम, mass niche, product orientation, market orientation.